Hello everyone, today we are going to start with first lecture of 12th class physics and let's go through first topic. Electrostatics. What is electrostatics? The branch of physics which deals with study of interaction and electric effects due to stationary और static charges. जब भी चार्जेस स्टेशनरी होते हैं तो उनकी वजह से जो भी इफेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किए जाते हैं. अब जब चार्ज है, मैं यहाँ पर चार्ज ड्रॉ कर देता हूँ. लेट अस सपोज वी हैव ए चार्ज, Q चार्ज है. ये चार्ज अभी रेस्ट पर है. अच्छा, ये चार्ज मूव भी कर सकता है, मूविंग भी हो सकता है. जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इसकी वजह से जो भी इफेक्ट्स हो रहे होंगे वो सब पड़े जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. और जब चार्ज मूव करता है तो हमने पढ़ा है मूविंग चार्ज से करंट प्रोड्यूस होता है, और जब भी करंट प्रोड्यूस होगा मतलब चार्ज मूव हो रहा होगा तो ये साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी दिखाएगा. अब ये था मूविंग चार्जेस के बारे में. तो आने वाले चैप्टर्स में ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन फ़िलहाल वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ ए ब्रॉडर टर्म. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर्स में कवर होती है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है चैप्टर 1 में और दूसरा है चैप्टर 2 में. पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. पहले चैप्टर में मेजॉरिटी हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे होंगे और दूसरे चैप्टर में हम स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ डील कर रहे होंगे. चलो एक एक करके समझते जाते हैं. पहले चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी, दूसरे चैप्टर में स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी. ये सब जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो किसकी वजह से अराइज हो रही हैं? इन सब के पीछे एक ही चीज़ है जो है चार्ज. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट चार्ज इज. सो एज इट इज़ रिटन ओवर हेयर, चार्ज की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर देखो. चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड. नेचर में जितने भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो चार्जेस की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं. अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको समझना है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज समझो. तो लेट्स गो थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, नेचर में जितना भी मैटर है वो किससे बना है? केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हमने, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं. एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम, एंड एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं. इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है नेचर में. बट एक एटम बाय इटसेल्फ इज न्यूट्रल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. एटम न्यूट्रल होता है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो जाता है तो मैटर या एटम न्यूट्रल होता है. इसी वजह से हम कभी भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत इजीली नोटिस नहीं कर पाते. हम नहीं देख रहे कि कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होकर हमारे पास चिपक जा रहा है या कोई चीज़ हमसे रिपेल होकर बहुत दूर जा रही है. तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि भले ही हर मटेरियल एटम का बना है, तो हर मटेरियल में
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं जिन पर चार्जेस हैं, फिर भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं चार्ज की तो हम एक्चुअल में बात करते हैं कि चार्ज जो है वो नेट चार्ज है, एंड नेट चार्ज इज जनरली ज़ीरो। क्योंकि नेट चार्ज जनरली ज़ीरो होता है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स अपने आसपास ऐसे दिख नहीं रहे होते हैं। तो बॉडी को अगर मुझे चार्ज देना है, इसका मतलब नेट चार्ज देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि किसी बॉडी को अगर हमें नेट चार्ज देना है तो हम कैसे वो नेट चार्ज देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, नाउ लेट अस सपोज हमें किसी बॉडी को चार्ज देना, हमारे पास दो बॉडी हो गई। चलो अभी हम पहले कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर। ये जो बॉडी है, मान लो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी बॉडी है। तो ऑर्डिनरी बॉडी में क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 होंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज है, माइनस ई चार्ज है, तो इस पर वो बनेगा -10e। एक प्रोटॉन पर प्लस ई चार्ज है, तो इस पर बनेगा +10e। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज बन गया -10e +10e मेक्स इट 0। तो ऑर्डिनरी बॉडी बाय इटसेल्फ हैज़ नेट ज़ीरो चार्ज। तो अगर मुझे इसे नेगेटिव चार्ज देना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भेजने पड़ेंगे। लेट अस सपोज मैंने इसमें बाहर से 3-4 इलेक्ट्रॉन और थ्रो कर दिए, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं थ्रो करूँगा तो इस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या है, अब देखते हैं, मैं इसको मार्कर से इधर चेंज करता हूँ कलर, आपको समझ में आएगा। नाउ अब इसमें जब आफ्टर एडिशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन एडिशन करा है हमने, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना बन गया। तो पहले तो 10e था, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना बन गया 14e। प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही है 10e, तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा -4e। तो जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उतना ही नेट चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज देना है तो हमें एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा। सिमिलरली एक न्यूट्रल बॉडी है, अगेन ये सेम न्यूट्रल बॉडी है, क्यों, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स थे जिससे -10e चार्ज बना, एंड 10 प्रोटॉन थे जिससे +10e चार्ज बना, तो टोटल चार्ज बन गया 0। तो अगर मुझे इसे पॉजिटिव चार्ज देना है तो मैं क्या करूं, क्या इसको प्रोटॉन दूंगा, आंसर इज नो। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में से कभी भी मैटर मूव नहीं करता, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। न्यूक्लियस में से अगर मटेरियल मूव करेंगे तो इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, मतलब ये एक ऑर्डिनरी केस नहीं होगा। तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कभी भी न्यूक्लियस नहीं टूटता है, तो प्रोटॉन तो कहीं नहीं जा रहा, तो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, मान लो इसमें से मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो लिखेंगे अब आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हमने इसमें से, देखो मैंने बोला 4 इलेक्ट्रॉन निकाले आपने इसमें, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए आपने इसमें से। तो पहले 10 थे, 10 इलेक्ट्रॉन से इतना आपने निकाल लिए इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब 10 नहीं रहेंगे, अब कितने बचे हैं, अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो नेट चार्ज कितना बना, नेगेटिव -6। प्रोटॉन तो उतने के उतने रहे, प्रोटॉन कितने थे पहले 10, तो उससे चार्ज बनेगा +10e। अब टोटल चार्ज देखो कितना आया, टोटल चार्ज आ गया +4e। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा पीछे,
और जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो भी रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तब क्या होगा? तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ भागेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। याद रखना है बेटा, इसका मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ये स्केलर क्वांटिटी है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उनको वेक्टर बोलते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात, एक बच्चा क्लास में पूछा था, मुझे याद आया तो वो मैं बात लिख देता हूँ। चार्ज Q खुद तो स्केलर है, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स बनती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को E वेक्टर से, फोर्स को F वेक्टर से। तो ये जो क्वांटिटीज है ये हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब इसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहे हैं वो वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन बाय इटसेल्फ चार्ज क्या है? चार्ज स्केलर है। तो जब भी चार्ज को ऐड करना है तो डायरेक्ट ऐड होता है बेटा, इसमें कोई वेक्टर एडिशन लॉ नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज can never exist without mass, but mass can exist without charge। चलो देखते हैं इसके बारे में। यहाँ हम लिखते हैं, ये है पार्टिकल, यहाँ लिखते हैं मास, यहाँ लिखते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन में चार्ज होता है। न्यूट्रॉन, इधर जीरो लगाया है, जीरो मतलब ये चार्ज बताता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन में मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों लगभग बराबर है, लेकिन इसमें चार्ज नहीं होता। क्या इनके अलावा कोई और पार्टिकल है? यस, फोटोन। फोटोन में मास नहीं होता, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। फोटोन के मास की जब भी बात करेंगे तो रेस्ट मास की ही बात करेंगे। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, फोटोन में कोई चार्ज भी नहीं होता है। कभी आपने देखा है कि फोटोन चल रहा है? फोटोन है क्या? फोटोन लाइट का ही तो सबसे छोटा पार्टिकल है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब किसी का सबसे छोटा पैकेट, सबसे छोटी वैल्यू। तो लाइट जब चलती है हम कहते हैं लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में चलती है, तो लाइट का सबसे छोटा जो पैकेट है उसको फोटोन बोलते हैं। तो कभी देखा लाइट जा रही है, आपने उसके एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दी, जैसे ये लाइट मान लो यू मूव कर रही है, अगर आप इसके इस तरफ कोई पॉजिटिव प्लेट लगा दें तो कभी ऐसा होता है कि लाइट अट्रैक्ट हो जाए या लाइट रिपेल हो जाए? कभी नहीं होता। लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड से ना तो अट्रैक्ट करती है ना रिपेल करती है। इसका मतलब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है। भाई अगर चार्ज होता तभी तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होता। तो फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ पर एक बात देखो कि चार्ज किस में है? चार्ज इन दो में है। जिनमें चार्ज है उसमें मास होना, उनमें मास होना ज़रूरी है। अगर चार्ज है तो मास भी होगा, लेकिन अगर मास है तो चार्ज भले ही हो या ना हो। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है,
लेकिन अगर चार्ज है तो मास होना ज़रूरी है, और अगर चार्ज नहीं है तो मास भी नहीं है। ठीक, अब इससे किसी भी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर चार्ज है तो मास होना मैंडेटरी है। दिस ब्रिंग्स अस टू सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब इसके अंदर क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल फॉलो होता है। क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब एक छोटा डिस्क्रीट पैकेट या मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू कंटिन्यूस नहीं है। जैसे आप किसी के साथ, लेट अस सपोज, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो इस टाइम जो क्वांटाइजेशन की वैल्यू है, मतलब आप मिनिमम किसी को अगर मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब कैश हैंडओवर करना चाहते हैं, और आपके पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो आप मिनिमम कितना कर सकते हैं? आप 100 कर सकते हैं, या 200 कर सकते हैं, या 300 कर सकते हैं। जब भी आप किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ है। जैसे 100 रुपीज़ के लिए आपने क्या करा? 1 नोट ऑफ 100। 200 के लिए क्या करा? 2 नोट्स ऑफ 100। 300 के लिए क्या करा? 3 नोट्स ऑफ 100। तो ये जो है ना 100, ये क्वांटाइजेशन वैल्यू है। ठीक है। सिमिलरली जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, तो मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफ़र होता है? मैंने तुम्हें बताया था, जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाता है तो वो चार्ज आता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा, मिनिमम कितना करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन। और करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो कितना चार्ज जाएगा? ये जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 2 जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना, कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये बन जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये बनेगा 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चलो वापस इधर पहुंचते हैं। जब आपके पास 100 रुपीज़ थे, सिर्फ 100 के नोट्स हैं, तो अगर कोई बोले मुझे तुम 150 रुपीज़ दो, तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज़ नो। आप बोलोगे या तो 100 रुपीज़ लो या 200 रुपीज़ लो, 150 ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम वैल्यू किसके मल्टीपल में जाएगी? 100 के मल्टीपल में। सिमिलरली जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इतना चार्ज आएगा। क्या किसी बॉडी पर इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, लेट अस सपोज 2.5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्या ये चार्ज कभी ट्रांसफ़र हो सकता है? आंसर है नो, ये चार्ज कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन वैल्यू में नहीं लाई करती है। तो हम बोलेंगे किसी भी बॉडी को जब चार्ज ट्रांसफ़र करना है वो हमेशा n के मल्टीपल में होगा। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी मल्टीपल ऑफ n, जहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 ये एक इंटीजर होगी, सॉरी होल नंबर होगी। ये कभी भी फ्रैक्शन या इरेशनल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि चार्ज आधा इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं सकता है, √2 इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा, इसी पर कुछ क्वेश्चंस होंगे
जो असाइनमेंट्स में करवाए जाएंगे, अभी तो मैं थ्योरी वाला पार्ट करवा रहा हूँ। तो आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी क्वांटाइजेशन की। तो Q है चार्ज ऑन ए बॉडी, Q है चार्ज ऑन ए बॉडी, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर आप ये सोच रहे हैं इधर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, तो ये ध्यान रखना हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज तब होता जब इलेक्ट्रॉन आ रहे होते और जब इलेक्ट्रॉन जा रहे होते, तो यही आंसर पॉजिटिव रख देते हम। ठीक है, अब अगले पेज में कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, चलो समझते हैं हम। देखो, जैसे हमने डिस्कस करा कि नेचर में सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, एंड प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बट पॉजिटिव है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, क्या इससे और छोटी वैल्यू नेचर में एग्जिस्ट करती है? तो उसके लिए अब हम फर्दर ये जो छोटी सी इसमें हमने लिखा हुआ ब्रीफ में वो समझते हैं। देखो बेटा, देयर इज, मतलब हम लोग हमेशा से चीज़ों की डेप्थ में जाकर और डेप्थ में हम समझना चाहते हैं। जैसे पहले हम मैटर को स्टडी कर रहे थे, तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी है मैटर की प्रॉपर्टी, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। और फिर हमने बोला कि ये सारे के सारे एटम होते हैं। एटम को तोड़ा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला। लेकिन फिर हमने सोचा क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फर्दर तोड़ा जा सकता है? इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बनाया जिसको बोलते हैं हेड्रॉन कोलाइडर।